Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying accounting standards. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसके लिए जो हम गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड बना रखा है कि आपको अकाउंट्स ऐसे लिखना है, ऐसे मेंटेन करना है और ये अकाउंट इस टाइप का मेंटेन होगा. द स्टैंडर्ड सेट बाय डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट and international organization. तो you see accounting standard होता क्या है? The rise in the diversity, complexity and globalization of a business made the study of accounting information important and essential. क्योंकि दिनों दिन बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और एक सारे इंटरनेशनली एक कंपनी कई कंट्रीज में बिजनेस करता है, तो ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस बोलते हैं. तो एक कंट्री में इसका हेडक्वार्टर होता है, हेड ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है और ये कई कंट्री में 10, 50, 100 कंट्रीज में बिजनेस करता है. इस केस में डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है. तो इंटरनेशनली इसको एक ही टाइप में कन्वर्ट करके एक ही टाइप का कंपनी का एकदम नेट रिजल्ट को इकट्ठे दिखाने के लिए हम कैसे इसको कर सकते हैं. बट द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज बीइंग फॉलोड एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स मेड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेस मीनिंगफुल एंड आल्सो इनकम्पेरेबल. तो ये जो बिजनेस का कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंट बिजनेस का डिफरेंट तरीके का अकाउंट्स मेंटेन करना, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड थ्योरीज एंड प्रैक्टिस करना, ये सारे अलग अलग केसेस में हम अकाउंट को मीनिंगफुल नहीं बना सकते और कंपेरेबल भी नहीं हो सकता. ए नीड वाज thus felt that certain minimum standards should be universally applicable so that the accounting statements have the qualitative characteristics of reliability, relevance, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी. अगर हम देयर इज ए नीड कि ऐसे आवश्यकता होता है कि जो क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स का जो स्टेटमेंट होता है उसका रिलायबिलिटी, रिलेवेंस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी होना चाहिए. अदरवाइज वो जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनता है उसको उसके ऊपर कोई रिलाई नहीं करेगा, ये किसी दूसरे कंपनी का बिजनेस के साथ कंपेयर नहीं हो सकता. तो अगर ये एक ही टाइप का अकाउंट यूनिफॉर्मली अराउंड द वर्ल्ड बनाएंगे या विद इन द कंट्री एंड देन अराउंड द वर्ल्ड, तो अगर बनाएंगे तब ये कंपेयर हो सकता है, इसका रिलायबिलिटी बढ़ सकता है और क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी अच्छा बन सकता है. देयरफॉर एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, now renamed as International Financial Reporting Board. So IFRB was set up in the year 1973. 1973 में फर्स्ट टाइम के लिए इन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड बनाया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बोर्ड आर, ये बोर्ड ने क्या क्या इसका पर्पस था, क्या करना है ना. ये जो इंटरनेशनल बोर्ड बनाया इन्होंने, इनका ऑब्जेक्टिव था फास्ट में टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश इन पब्लिक इंटरेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आल्सो देयर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस. मतलब कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे एंड देयर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, पूरे वर्ल्ड में अराउंड द ग्लोब इसी स्टैंडर्ड को सारे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ऐसे ही बनाएंगे. सेकेंड ऑब्जेक्टिव था इस बोर्ड का टू वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे इम्प्रूव होगा और इसका प्रेजेंटेशन का तरीका कैसे बेटर होगा. तो हमारे इंडिया में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया is a member of this committee and has undertaken to formulate and implement accounting standards in India. तो उस बोर्ड के गाइडलाइन के हिसाब से इंडिया में
अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसका पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट किया जाएगा और उसको कैसे इंडिया में अकाउंट मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे उसी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, ताकि इंडियन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसका वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस हो, बाहर के कंट्री में कोई भी इसको पढ़ेगा तो उसको समझ सकता है। ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, has set up the Accounting Standards Board (ASB) in April 1977. अगर इन्होंने 1973 में अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग कमेटी बना, तो इंडिया में इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ASB बनाया 1977 में, मतलब 4 साल के बाद, टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ अकाउंटिंग वेयर अल्टरनेटिव एंड डाइवर्स प्रैक्टिसेस आर फॉलोड। मतलब उस केस में इन्होंने वेटेज दिया और उसको फाइंड आउट करा कि कौन सी जगह पे लोग बिजनेस और जो इंडिविजुअल्स डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, मतलब जो नॉर्मल जो नेशनल गाइडलाइन उसको नहीं फॉलो करते हैं। ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड with a purpose to bring uniformity in practice was to develop draft accounting standards keeping in view the business environment, legal provisions of the country, and after discussions with the various stakeholders, government, industry and federations. तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज और फेडरेशंस के साथ, डिफरेंट फेडरेशंस के साथ डिस्कस करके इन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी इन प्रैक्टिस के लिए, मतलब अकाउंट्स इस टाइप का लिखा जाएगा, तो इन्होंने एक ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया ताकि इसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट का सारे तरीका अपनाया जाए और लीगल प्रोविजंस, लॉ को नजर में रखते हुए तो इन्होंने एक ड्राफ्ट अकाउंटिंग पॉलिसी बनाया। और इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने बनाया था, तो ASB सबमिट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सबमिट्स द ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू द काउंसिल, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हु इज इश्यूज इट फॉर द कमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि इन्होंने इसी ड्राफ्ट को गवर्नमेंट से कमेंट लेने के लिए भेजा कि ये ऐसे चल सकता है इन अकाउंट्स, इंडस्ट्री और प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा। इन्होंने गवर्नमेंट को भी वो ड्राफ्ट अकाउंटिंग को भेजा और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज को और डिफरेंट प्रोफेशनल्स को कि इस टाइप का अकाउंट्स मेंटेन करना है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अकाउंट मेंटेन करते हैं, द काउंसिल ऑफ ACAI gives due consideration to the comments received by an amending draft accounting standard if necessary before notifying it. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने उसको ड्यू कंसिडरेशन दिया, उनके ये जो गवर्नमेंट का और प्रोफेशनल का और डिफरेंट इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के इन्होंने जो कमेंट्स आया इसको कंसीडर करके इन्होंने नोटिफिकेशन देने से पहले इसको प्रॉपरली कंसीडर किया। इन केस ऑफ कंपनीज, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया recommends accounting standard to National Financial Reporting Authority, NFRA, National Financial Reporting Authority, an authority under the Companies Act 2013, which notifies the standards to be applicable to companies. जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये एक ऐसा अथॉरिटी है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन कंपनीज एक्ट में जो पुराने कंपनीज एक्ट था उसमें जो लूपहोल्स था उसको ठीक ठाक करके इन्होंने 2013 में कंपनीज एक्ट को पूरा रिवाइव करके नया बनाया, तो जो कि कंपनीज को एप्लीकेबल है, कंपनी ऐसे ही अकाउंट बनाएगा। It should be noted that in the case of companies, accounting standards notified under the Companies Act are followed. तो जो जितने कंपनीज है इंडिया में वो सारे 2013 का कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हैं। At present, 3 sets of accounting standards are used for preparing the financial statements by the enterprises. Namely, 3 सेट होता है। तो 3 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉलो करते हैं वो क्या है देखो। तो
उसमें फास्ट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीआई। एक तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब इश्यू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसको फॉलो करती है और उसी हिसाब से हम अकाउंट्स बनाते हैं और अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है एएस। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट बनाता है और एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो उन्होंने बना रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो भी नोटिफाइड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर होता है। देन थर्ड होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड INDAS नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने 2 स्टैंडर्ड मेंटेन करा है, 2 और 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो भी कंपनीज एक्ट का अंडर, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS ये भी कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय ICAI, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने इश्यू कर रखा है, वो कहाँ अप्लाई होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय ICAI अप्लाई टू नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, मतलब फार्म्स जैसे इंडिविजुअल बिजनेस और जो पार्टनरशिप फार्म्स। दीज स्टैंडर्ड्स आर नॉट बैक्ड बाय लॉ, ये इसको गवर्नमेंट के लॉ बैक नहीं करता, एंड इम्प्लीमेंटेड बाय ICAI थ्रू इट्स मेंबर्स हु ऑडिट देयर अकाउंट्स एंड इशू ऑडिट रिपोर्ट। ये कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं और ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के गाइडलाइंस पे ये अकाउंट मेंटेन होता है, जर्नल, लेजर, कैश बुक, लाइक दिस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या होता है? 2013 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नोटिफाई कर रखा है वो क्या है? द सेकेंड वन, तो दैट इज Accounting Standards and INDAS notified by Ministry of Corporate Affairs, Government of India are backed by law being the notified accounting standard to be followed by companies to whom they are applicable. गवर्नमेंट बोलता है कि जिस कंपनी को ये एप्लीकेबल है ये लॉ, वो कंपनी इज बाउंड टू मेंटेन दिस स्टैंडर्ड एंड इट इज इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री होता है कंपनी अफेयर्स का, और ये जो लॉ बनाता है उसी हिसाब से इसको मेंटेन करना है उस कंपनीज को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 as applicable to the companies on which INDAS are not applicable, जिसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, और where INDAS are not applicable and have been adopted voluntarily, ये INDAS अपने मन से लिया हुआ है या वहाँ एप्लीकेबल नहीं है और वो इसी तरीके में अकाउंट मेंटेन करते हैं। Thus it is important to understand the companies to which INDAS apply, कौन सी कंपनीज को INDAS अप्लाई होता है। INDAS are applicable on following categories of company. First, listed companies, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रखा है। They are companies whose securities are listed on the stock exchange of India. Second होता है companies having net worth of 250 crores or above, जो companies का net worth capital 250 crores से ज्यादा है। थर्ड होता है holding or subsidiary and associate companies of companies preparing their financial statements following INDAS, जो INDAS फॉलो करते हैं उनका होल्डिंग कंपनीज, सब्सिडियरी कंपनीज एंड एसोसिएटेड कंपनीज। तो बिसाइड्स द अबव कैटेगरीज ऑफ कंपनीज, अदर कंपनीज में अडॉप्ट INDAS एंड प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली। बाकी कंपनीज भी इसको फॉलो करके अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट इनके गाइडलाइन के हिसाब से बना सकते हैं।
All companies other than companies on whom INDAS apply or have voluntarily adopted INDAS must prepare their financial statements following accounting standard notified under the Companies Act 2013. ये बनाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इश्यूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय ICAI ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो। ये क्या क्या होता है? AS1 में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपको अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके आप अकाउंट्स बना रहे हो। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, आपने स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यूएशन करा। AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैसे बनाते हो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS4 कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट बनने के बाद क्या क्या अकाउंट्स में और चेंजेस हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। P&L अकाउंट कैसे बनाया आपने अकाउंट स्टैंडर्ड 5 में। AS6 डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, देन ये अकाउंटिंग 10 के साथ मर्ज हो गया है। देन AS7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। AS8 गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, मतलब फिक्स्ड एसेट एंड गुडविल, इंटेंजिबल एसेट होते हैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। AS11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट में रेट का अगर जो अप डाउन होता है, चेंज होता है, उसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर कैसे पड़ता है। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट से अगर पैसे लेता है NGO या कंपनीज तो उसको कैसे अकाउंटिंग करता है। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी का जो सेपरेट पैसा होता है, एक्सेस पैसा होता है, उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, कैसे इन्वेस्ट करता है। AS14 अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, दो कंपनीज, दो पार्टनरशिप फार्म्स, दो बिजनेस अमालगमेट कर जाते हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। देन एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं। देन बोरोइंग कॉस्ट्स, जो उधार में लेते हैं इंटरेस्ट कैसे पे करते हैं, तो बोरोइंग करने के लिए और क्या क्या कंपनी को खर्चा उठाना होता है। सेगमेंट रिपोर्टिंग होता है AS17, सेगमेंट वाइज कंपनी का 10 सेगमेंट है, हर सेगमेंट का अलग अलग अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा और उसको मर्ज करके एक सिंगल कंपनी के लिए सिंगल अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट रिपोर्टिंग। देन नेक्स्ट वन इज AS18, दैट इज AS18 होता है रिलेटेड पैरिटी डिस्क्लोजर्स। देन AS19 अकाउंटिंग फॉर लीज, लीज में जो कंपनी लेता है। AS20 अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितने डिविडेंड पे करता है कंपनी। AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कंपनी का सिस्टर कंसर्न है, होल्डिंग कंपनी है, उनका एक ही स्टेटमेंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन इनकम, जो इनकम करता है कंपनी इसके ऊपर कैसे टैक्स कैलकुलेट करता है। AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो बाकी कंपनी में ये मेजर कंपनी, होल्डिंग कंपनी, बाकी कंपनी में जो पैसे लगा रखा है उसके अंदर इसका जो इन्वेस्टमेंट है उसका कैसे अकाउंटिंग करता है कंपनी, ये इसके अंदर डिस्क्लोज होता है। AS24 डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कोई एक प्रोडक्शन लाइन डिस्कंटिन्यू कर दिया, कंपनी अपना पूरे काम को डिस्कंटिन्यू कर दिया, कर ही नहीं रहा बिजनेस। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर 6 महीने में एक बार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगा, 3 महीने में रिपोर्टिंग करेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देन AS26 इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, so on and so forth. AS27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑन इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स, तो जॉइंट वेंचर में अब ये कंपनी का इंटरेस्ट क्या है बाकी वेंचर्स में दूसरे कंपनी का। AS28
impairment of assets, AS29, provisions, contingent liabilities and contingent assets. So please note that AS30, 31, 32 have been withdrawn by ICAI. इसके बाद जो 3 है AS30, 31, 32 ये विड्रॉ कर लिया गया है, ये नहीं चल रहा है। तो कंपनीज एक्ट, फिर जो बाकी जो है लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में अकाउंट जो कंपनीज एक्ट का उसके अंदर कौन से मतलब उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई कर रखे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, AS3 cash flow statement, AS4 contingencies events occurring after balance sheet date, AS5 net profit or loss for the period prior to items and changes in accounting policies, AS6 depreciation accounting merged with AS10 almost same ही आता है। AS7 construction contract, AS9 8 नहीं है revenue recognition, AS10 property plant equipment and intangible asset, AS11 the effect of changes in foreign exchange rates, AS12 accounting for government grants, AS13 accounting for investments, AS14 accounting for amalgamation, AS15 employee benefits, AS16 borrowing cost, लोन लेने पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, कंपनी डिफरेंट सेगमेंट का डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्टिंग करता है। Then AS18 related parity disclosures and AS19 accounting for lease accounting. The next is 20 से लेकर 20 से आगे अर्निंग पर शेयर, एक शेयर में कितने पैसे कमाया और डिविडेंड दिया, AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, AS22 accounting for taxation income, AS23 accounting for investment in associates and consolidated financial statements, AS24 discontinuing operations, AS25 interim financial reporting, AS26 intangible assets goodwill वगैरह, AS27 financial reporting interest in joint ventures, AS28 impairment of assets, AS29 provisions, contingent liabilities and companies and contingent assets. Then list of IND-AS notified under Companies Act. तो इसके अंदर क्या कंपनीज एक्ट ने क्या क्या नोटिफाई कर रखा है, तो देखो लिस्ट ऑफ IND-AS नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये 100 से स्टार्ट होता है। IND-AS 101 ये होता है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहली बार बिजनेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया है क्या। IND-AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब आपने एसेट खरीदा बदले में शेयर दे दिया। IND-AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस, मतलब कई कंपनीज मिलके कुछ बिजनेस को कंबाइन करके करते हैं, दैट इज उसके ऊपर जो रिपोर्टिंग होता है AS 103। IND-AS 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसके अंडर डिस्कशन होता है, रूल होता है, इसे बना रखा होता है। IND-AS 105 नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। नॉन करंट एसेट मतलब जैसे प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग रखा हुआ है उसको बेचेगा कंपनी और उसका ट्रेडिंग चीजें नहीं है, वो नॉन करंट एसेट है और जिसका बिजनेस बंद हो गया उसको कैसे बेचेंगे। IND-AS 106 एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, जो जैसे माइनिंग राइट लेने के टाइम पे तो जो मिनरल खरीदता है कंपनी या कोई आपके माइंस का लीज पे लेता है तो उसको कैसे वैल्यूएशन करेगा। IND-AS 107 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर मतलब कंपनी का जो शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह इसका वैल्यूएशन और जो बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है बॉन्ड्स वगैरह तो उसके
डिस्क्लोजर कैसे करेगा कंपनी। IND-AS 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, कंपनी का ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या क्या है और उसका अकाउंट्स कैसे मेंटेन होगा। IND-AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IND-AS 1010 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, IND-AS 111 जॉइंट एग्रीमेंट्स, IND-AS 112 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, IND-AS 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, IND-AS 114 114 रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स, IND-AS 115 revenue from contracts with customers, IND-AS 116 leases, IND-AS 1 presentation of financial statements, IND-AS 2 inventories, IND-AS 7 statement of cash flows, IND-AS 8 accounting policies, changes in accounting estimates and errors. Then IND-AS 10 events after reporting period, IND-AS 12 इनकम टैक्सेस होते हैं आपको इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे पे करना है, और ये प्रोसीजर उसके लिए कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है। IND-AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IND-AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, IND-AS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर फॉर गवर्नमेंट असिस्टेंस, IND-AS 21 effects of changes in foreign exchange rates, IND-AS 23 borrowing costs, IND-AS 24 related party disclosures, IND-AS 27 separate financial statements, IND-AS 28 investments in associate and joint ventures, IND-AS 29 financial reporting in hyperinflationary economies, IND-AS 32 financial instruments presentation. Then next comes your meaning of accounting standards. तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसे बोलने का तरीका मतलब होता है आप इसको याद करके रख सकते हो, आप अपने मन में इसको याद करो एंड यू कैन कीप ऑन कंटिन्यूइंग एंड रिमेम्बरिंग दिस. So this was all about today's class. In the next class we will be discussing about meaning of accounting standards. And thank you, team Educate.